Welcome to Curvo of Science. अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सेंट मिर्ज़ा समडेक। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। हम बात कर रहे हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री के लेक्चर नंबर 8 की। आज हम डिटेल से बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहला पॉइंट बच्चे आपके सामने ये है कि केमिकल इक्वेशंस की ज़रूरत क्यों पेश आई। हम अपनी सोसाइटी में डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। जब ये सवाल केमिस्ट के दिमाग में आया कि केमिकल चेंज को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम केमिकल चेंज को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो उन्होंने अपना फोकल पॉइंट, अपना मेन कंसर्न जो केमिस्ट ने वो कर लिया बच्चे किसकी तरफ, किस पॉइंट की तरफ कि हम केमिकल चेंज को किस तरह से रिप्रेजेंट करें। पहला पॉइंट बच्चे जो मैं आज लेक्चर में बात करूंगा वो ये है, द फोकल पॉइंट ऑफ द केमिस्ट। उनके दिमाग में जो मेन पॉइंट आया वो ये आया कि केमिकल चेंज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चे फिर उन्होंने, केमिस्ट ने बहुत सालों की मेहनतों के बाद फिर उन्होंने बच्चे एक अप्रोप्रिएट वे, एक कॉम्प्रिहेंसिव वे, एक आसान तरीन तरीका, एक डिटेल तरीका एक डिस्कवर किया और उसको एक्सप्लेन किया कि हम किसी भी केमिकल चेंज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चे। तो हम यूं बोलेंगे बच्चे, अप्रोप्रिएट वे ऑफ representing the appropriate way of representing the chemical change is called as a chemical equations, representation of a chemical change। बच्चे एक बात ज़हन में रखिएगा, जब भी हम केमिकल चेंज की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हम एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं या कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर आपने एक बात ज़हन में रखनी है और वो बात ये है कि अगर बच्चे आप बात कर रहे हो, किसी एलिमेंट के चेंज की बात कर रहे हो, तो आपने जब केमिकल इक्वेशंस की बात करनी है तो आपने एलिमेंट के चेंज को आपने वहां पर सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है। और सिंबल के बारे में हम ये बात पहले कर चुके हैं कि बहुत सारे एलिमेंट्स का जो सिंबल होता है वो एक वर्ड पे कंसिस्ट करता है जिसको हम कैपिटल लेटर्स मिलते हैं, और बहुत सारे एलिमेंट्स का जो सिंबल है वो दो वर्ड्स पे कंसिस्ट करता है। तो फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर्स में और सेकंड वर्ड स्मॉल लेटर्स में। और बच्चे अगर कोई कंपाउंड को आपने किसी केमिकल चेंज में रिप्रेजेंट करना हो तो बच्चे हम उसको उसके केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात भी ज़हन में रखिएगा। और अगर मैं आपसे जाते जाते इस बात को वाइंड अप करते करते मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि कैन यू डिफाइन द केमिकल इक्वेशंस, तो आप क्या बोलेंगे? अब बोलोगे सर द अप्रोप्रिएट वे, द कॉम्प्रिहेंसिव वे। अब कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि डिटेल तरीका जिसमें आप तमाम बातें एक्सप्लेन करते हो। अप्रोप्रिएट और कॉम्प्रिहेंसिव वे, कॉम्प्रिहेंसिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल चेंज। ये बात हम ऊपर भी कर चुके हैं, ये बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अच्छा बच्चे एक बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन में किसी भी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं तो बच्चे केमिकल इक्वेशन के कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं बच्चे। वो बेसिक कंपोनेंट्स हमारे पास तीन हैं। जो पहला बेसिक कंपोनेंट है बच्चे हमारे पास, वो है बच्चे हमारे पास कौन? वो है बच्चे हमारे पास रिएक्टेंट है बच्चे। जो सेकंड बच्चे मेन कंपोनेंट है बच्चे, वो हमारे पास है बच्चे प्रोडक्ट के बारे में है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे। पहला बच्चे कौन? रिएक्टेंट्स। दूसरा बच्चे हमारे पास कौन? प्रोडक्ट। और तीसरा बच्चे हमारे पास होता है एरोस, जिससे हम इन दोनों में केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीन मेन कंपोनेंट्स हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन के। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं बच्चे? ऐसी स्पीशीज, ऐसे कंपोनेंट्स, ऐसी सब्सटेंसेस जो किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करती हैं, जो रिएक्ट करके केमिकल चेंज लेकर आती हैं, उन्हें बच्चे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। मैं अगर आसान वाला बोलूंगा तो बोलूंगा दो सब्सटेंसेस which react in a chemical reaction are called as which react in a chemical reaction are called as reactants। और बच्चे और जो हमारे पास इनके रिएक्ट करने के रिजल्ट में जो सब्सटेंसेस न्यू प्रोड्यूस होती हैं, सब्सटेंसेस which are newly produced, which are produced are called as बच्चे क्या? प्रोडक्ट। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान हम इनमें चेंज रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो का इस्तेमाल करते हैं। और बच्चे हमारे पास एरोज दो किस्म के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंगल एरो
और एक होता है बच्चे हमारे पास डबल एरो, जिसमें हम दो एरोस को हाफ ऑफ यूज करते हैं। अब ये कहां पे इस्तेमाल करते हैं और ये कहां पर इस्तेमाल करते हैं, इसको यहां पर 2 मिनट के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दें। आज के लेक्चर में थोड़ी सी बात करूंगा और बाकी इसकी डिटेल्स में चैप्टर नंबर 6 में जाकर बात करूंगा, क्योंकि वहां पे हमारे पास कंप्लीट टॉपिक है। अभी मैं सिर्फ इतनी बात बता दूं कि इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए हम सिंगल एरो की रिप्रेजेंट करते हैं और रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए हम डबल एरो का इस्तेमाल करते हैं। और लेक्चर के लास्ट में यहाँ बात भी करेंगे बच्चे कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या है। बच्चे एक ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जब भी हम केमिकल इक्वेशंस को लिखते हैं तो केमिकल इक्वेशंस को लिखते हुए हम कौन सी बातों का मेनली ख्याल करना जरूरी है, किन पॉइंट्स का आपके दिमाग में होना जरूरी है। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत सी बातें हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो हमने पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं, हम जनरल हमने बात कर चुके हैं उसके ऊपर, इसलिए आज ये बातें आपको मुश्किल नहीं लगेंगी। लेकिन ये हमारी एक्सरसाइज का ना एक डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग क्वेश्चन जो फर्स्ट है, वहां पर उसने इसी बात को उसने कंडीशंस कहकर एक्सप्लेन कर दिया है कि आप कंडीशंस एक्सप्लेन करें केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए। जो सबसे पहली बच्चे कंडीशन वो क्या है, वो ये है कि जब भी आप केमिकल इक्वेशन को आप यूज करते हैं, केमिकल इक्वेशन को लिखते वक्त आपने सबसे पहला जो पॉइंट ज़हन में रखना है वो ये है कि आपका एक लॉ जो है वो यूज होना चाहिए। और वो लॉ का बच्चे नाम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ। और हम इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर भी चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ का मतलब बच्चे क्या है, एंड जो सब्सटेंसेस हैं या मैटर है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बल्कि होता क्या है, ये अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट अंतर मंतर शूष अंतर करके प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, आपको रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवा के प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। इस बात का मतलब ये है सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात ये कि जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हो, और एक बात का और ख्याल कीजिएगा, रिएक्टेंट्स को बच्चे हम केमिकल इक्वेशन की कॉमनली लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो प्रोडक्ट है बच्चे उसको हम केमिकल इक्वेशन की राइट साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात का भी ख्याल कीजिएगा। अच्छा, वो कहते हैं कि आप लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर केमिकल इक्वेशन के दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम जो है उनका सेम होना जरूरी है। मतलब ये जितनी आपने रिएक्टेंट्स में एटम्स का इस्तेमाल किया और जितनी आपने प्रोडक्ट में एटम का इस्तेमाल किया है वो सेम होने चाहिए। मैं आपको साथ 2 से 3 एग्जांपल्स के साथ इस बात को एक्सप्लेन करूंगा। अभी से भी सुनेगा। इसका बच्चे मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम, ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन मस्ट बी सेम। आपके पास वो सेम होने चाहिए। जितने आपने रिएक्टेंट्स में एटम्स का इस्तेमाल किया उतने ही बच्चे आपके पास जो है वो प्रोडक्ट में एटम्स बनने चाहिए। इज इट क्लियर? ओके बच्चे, अगली बात मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू बात को एक्सप्लेन करूं तो बच्चे मैं बोलता हूं कि हम ये बात पहले कर चुके हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि आपके जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैथ्स का मतलब ये भी है कि जितना आपने मैथ्स रिएक्टेंट का यूज किया उतना ही आपके पास मैथ्स प्रोडक्ट का प्रोड्यूस हो। हमने ये एग्जांपल पहले कर चुके हैं कि जब हमने कार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो आपके पास बच्चे क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। हमने इसके बारे में बात की थी कि कार्बन जो बच्चे हम इस केमिकल इक्वेशन में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यूज करते हैं बच्चे, वो करते हैं 24 ग्राम। ऑक्सीजन बच्चे हम यूज करते हैं 32 ग्राम। और बच्चे जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है बच्चे वो हमारे बनता है 56 ग्राम। मतलब कि जितना आपने रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाया आपके पास उतना ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। मतलब कि आपका पहला पॉइंट ये है कि आपका ड्यूरिंग केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हुए जो पहला पॉइंट है बच्चे वो ये है कि आपके जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ है वो बच्चे आपके पास ओबे होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज दैट वो ये है बच्चे हमारे पास कि जब आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को लिखना है तो ऑब्वियसली वहां पर केमिकल कंपाउंड्स या फिर बच्चे आप यूं कह लें कि आपने एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया होगा। तो बच्चे एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके सिंबल्स के साथ। मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया कि आपने करना यह है कि जब भी आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो आपने एलिमेंट्स को उनके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना है। और अगर बच्चे हमारे पास कोई कंपाउंड आ गया तो हमने उसको बच्चे केमिकल उसका फॉर्मूला लिख देना है, उसका केमिकल फार्मूला लिख देना है। और ये बात हम अभी इक्वेशन में कर चुके हैं। देखिए कार्बन एक एलिमेंट था, मैंने उसका सिंबल सी पुट कर दिया। और बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड में बस कंपाउंड है, मैंने उसका CO कार्बन मोनोऑक्साइड उसका केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब ये है पहला पॉइंट मैंने डिस्कस किया वो ये है कि आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ वो भी होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर कोई एलिमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने एलिमेंट का पूरे का पूरा वर्ड नहीं लिखना,
या कंपाउंड है तो कंपाउंड का पूरा नेम नहीं लिखना, मैंने यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखा पूरा, मैंने उसका केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया। ये बच्चे हमारे पास है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि जब आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो उसको बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस का मतलब ये है कि आपके पास दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो। इसकी एक बात मैंने भी की आपके सामने कि दोनों तरफ मास इक्वल हो। जब दोनों तरफ मास इक्वल होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी ऑब्वियसली बात है क्या होंगे, इक्वल होंगे। मुझे पहली थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि आपने ड्यूरिंग राइटिंग द केमिकल इक्वेशन जो बच्चे थर्ड पॉइंट आपने जेम रखना है बच्चे वो कौन सा है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान आपके बच्चे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान बच्चे जो आपका मोल रेशियो है वो सेम होनी चाहिए, एक कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे मैं यहां बोला कि यहां पर कार्बन के मोल्स 2 हैं, ऑक्सीजन का मोल 1 है और कार्बन मोनोऑक्साइड के बच्चे मेरे पास मोल्स कितने हैं 2। तो यहां पर जो रेशियो यूज हुई है कौन सी हुई है 2:1:2। ये रेशियो हमने यूज की है और इस रेशियो का यूज होना जरूरी है, अदरवाइज केमिकल इक्वेशन जो है बच्चे वो हमारे पास बैलेंस नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट जो हमने बच्चे ख्याल करना है केमिकल इक्वेशन लिखते हुए वो ये है कि आप लोगों ने एरो को प्लेस करना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में। अब वो एरो सिंगल एरो भी हो सकता है और वो एरो डबल एरो भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन जो आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। एरो की बच्चे हमने बात की, आपने एरो को रिप्रेजेंट करना है इन द डायरेक्शन, आपने उस डायरेक्शन में उसको रिप्रेजेंट करना है जहां पर चेंज आ रहा है। कौन सा चेंज आ रहा है बच्चे, केमिकल चेंज आ रहा है। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि आपका जो केमिकल चेंज है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आ रहा है, तो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में एरो प्लेस कर देंगे। अब सिंगल एरो कहां प्लेस करेंगे और डबल एरो कहां प्लेस करेंगे इसकी बात हम थोड़ी देर बाद करते हैं। अच्छा बच्चे फर्स्ट पॉइंट में दोबारा रिपीट कर दूं, फर्स्ट पॉइंट था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वो भी होना चाहिए। सेकंड बच्चे हमारे पास पॉइंट था अगर आपने एलिमेंट्स पुट किए हैं तो उनका सिंबल लिखना है, और कंपाउंड है तो आपने उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। थर्ड पॉइंट बच्चे हमारे पास कौन सा, हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो मोल की रेशियो है वो सेम होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट बच्चे ये है कि हमने उनको एरो के साथ रिप्रेजेंट करना है कहां से कहां और क्या चेंज है। जो पांचवा पॉइंट है बच्चे वो क्या है, पांचवें पॉइंट में कहता है जो आपके पास जो सब्सटेंस आपने यूज की रिएक्टेंट्स में या प्रोडक्ट में आपने उसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करनी है। सवाल फिजिकल स्टेट कहां मेंशन करनी है, तो वो कहता है कि आपने फिजिकल स्टेट को बच्चे कहां मेंशन करना है, सबस्क्रिप्ट में। कौन सी बच्चे सबस्क्रिप्ट में मेंशन करना है बच्चे, आपने लेफ्ट साइड की सबस्क्रिप्ट पे मेंशन करना है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहले ये बात कर चुका हूं कि सपोज करें मेरे पास एक्स एलिमेंट है, तो जो ये है ना साइड, दिस इज कॉल्ड एज राइट सबस्क्रिप्ट, दिस इज कॉल्ड एज ए लेफ्ट सबस्क्रिप्ट। तो आपने जो फिजिकल जो आपके पास स्टेट्स हैं जो भी एलिमेंट की या कंपाउंड की होगी आपने उसको भी राइट साइड पे, सॉरी राइट साइड पर आपने उसको राइट साइड की सबस्क्रिप्ट पे प्लेस करना है। कैसे कहता है, अगर आपने सॉलिड का कोई चीज सॉलिड फॉर्म में है तो आपने स्मॉल एस का इस्तेमाल कर देना। अगर कोई चीज बच्चे लिक्विड फॉर्म में है तो स्मॉल एल का इस्तेमाल कर देना। अगर बच्चे कोई फॉर्म गैस की फॉर्म में है तो बच्चे आपने स्मॉल जी का इस्तेमाल करना है। और अगर कोई चीज वाटर के अंदर डिसॉल्व हुई हुई है, सॉल्वेटेड फॉर्म है, सॉल्वेटेड फॉर्म का वर्ड मेंशन किया है, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहां पर। सॉल्वेटेड फॉर्म, अगर कोई सब्सटेंस पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगी ना, तो डिसॉल्व का मेजरली मतलब ये होता है कि वो अपने आयंस में टूट चुकी है, अगर वो आयनिक कंपाउंड है। तो बच्चे अगर वो पानी के अंदर डिसॉल्व हुई है, एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में है, तो बच्चे आपने एक यू के साथ उसको रिप्रेजेंट करना है। इस बात का मतलब मैं एक्सप्लेन करूं तो बोलूंगा कि मेरे पास जो कार्बन है वो किस फॉर्म में होता है, कार्बन बच्चे मेरे पास होता है सॉलिड फॉर्म में, तो यहां पर इसकी राइट साइड की सबस्क्रिप्ट में मैं स्मॉल एस प्लेस कर दूंगा। ऑक्सीजन जो है बच्चे मेरे पास होता है गैसियस फॉर्म में, बोलूंगा स्मॉल जी। और बच्चे जो कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चे ये भी बच्चे में से गैसियस फॉर्म में है, तो मैंने यहां पर स्मॉल जी प्लेस कर दिया। ये पांचवा पॉइंट है। ये 5 मेन पॉइंट्स हैं और अपनी 5 पॉइंट की जो हेडिंग्स हैं वो भी बच्चे मैंने बोर्ड में मेंशन कर दी, यहाँ आपने इन हेडिंग्स का इस्तेमाल करना। अच्छा बच्चे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट में रखिएगा, जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखने लगे तो आपने एक चीज का ख्याल करना है, और वो चीज क्या है कि जो आप कंपाउंड या एलिमेंट को वहां पर प्लेस कर रहे हो वो एलिमेंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए, या वो कंपाउंड जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो उसी फॉर्म में लिखना चाहिए। अब ये कैसे पता लगेगा कौन सा कंपाउंड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस लेक्चर के इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर था हमारा,
केमिकल फॉर्मूलाज बाइनरी आयनिक कंपाउंड्स, वहां मैंने डिटेल के साथ 10 से 12 एग्जांपल्स देकर, बहुत से आपको क्विज में एग्जांपल्स देकर मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि आपने कैसे कंफर्म करना है कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है और कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स, मैंने ये एग्जांपल भी क्विज में छोड़ी हुई है, मैं लास्ट पे आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो बच्चे आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले, बिफोर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन, यू मस्ट अश्योर दैट द केमिकल फॉर्मूला आर करेक्टली प्लेस्ड, कि कोई गलत केमिकल फॉर्मूला आप वहां लिख दें। सपोज किया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमने वहां प्रूफ किया था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 होता है, आप गलती से Al3O2 लिख देंगे तो आपकी पूरी की पूरी केमिकल उनका बेरा कर देगा। आपके सारे पॉइंट्स फॉलो कर लें, आपने ये पहला ये पॉइंट ही मिस कर दिया, आपने केमिकल फॉर्मूला कर लिख दिया तो आपका सारा मामला खराब हो जाएगा। तो मतलब ये है कि आपने करना क्या है, यू मस्ट एश्योर द केमिकल फॉर्मूलाज आर करेक्टली प्लेस्ड। ये बच्चे पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा कि केमिकल फॉर्मूलाज आर करेक्टली प्लेस्ड, करेक्टली रिटन। अब यूं कह लें कि जो केमिकल फॉर्मूलाज का आपने इस्तेमाल किया वो बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं, इस बात को ख्याल कीजिएगा। बुक में एक वर्ड मेंशन किया असर्टेन, असर्टेन मतलब होता है कि आपने श्योर करना है, आपने इस चीज को कंफर्म करना है। अब बच्चे एक बात मैं करता हूं आपसे, अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन दो किस्म के होते हैं हमारे, कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2 करके मैं हल्का सा टच करूंगा, बाकी डिटेल चैप्टर नंबर 6 के फर्स्ट सेक्शन में डिटेल डिस्कस करेंगे, वहां पे हमारे पास डिटेल टॉपिक है, बहुत लंबा चौड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर प्रॉपर डिटेल मेंशन करेंगे वहां पे। बच्चे पहली बात, हमारे पास जो फर्स्ट कंडीशन है, केमिकल रिएक्शन की दो पॉसिबिलिटी है, या तो केमिकल रिएक्शन होगा इरिवर्सिबल, या बच्चे हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होगा रिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं बच्चे, ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें आपका जो रिएक्टेंट है, आपके रिएक्टेंट्स बच्चे रिएक्ट करें और बच्चे आपके पास प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें, और ये रिएक्शन आपके पास सिंगल डायरेक्शन हो कि रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और प्रोडक्ट बन गया। ये बच्चे मेरे पास रिएक्शन है सिंगल डायरेक्शनल, तो इसलिए बच्चे हम इसको सिंगल एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रिएक्शन प्रोडक्ट से रिवर्स नहीं आता। ये है फर्स्ट पॉसिबिलिटी। बच्चे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो बोलूंगा, मैंने जिंक एक मेटल था और सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, इनका आपस में रिएक्शन के बाद, तो बच्चे इस रिएक्शन का एक टिपिकल नाम है, इसे बोलते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, जो जिंक है ना, जिंक, ये जो जिंक है इसमें मौजूद जो हाइड्रोजन एटम है, इनको बच्चे रिप्लेस कर देगा, डायरेक्टली डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस मतलब उसी जगह को रिप्लेस कर लेगा, उसकी जगह से वहां से निकाल के वहां खुद बैठ जाएगा। और बच्चे मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा क्या, ZnSO4, और साथ में बच्चे मेरे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये बच्चे मेरे पास केमिकल इक्वेशन बन गई। हुआ क्या, इस जिंक ने इस H2 को यहां से बाहर निकाल दिया और वहां रख, क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, जिंक सल्फेट। अब ये केमिकल इक्वेशन में मैं कुछ बातें करूंगा। पहली बात, जिंक बच्चे मेरे पास होता है सॉलिड फॉर्म में, मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड या तो आप लिक्विड फॉर्म में यूज करेंगे, यहां बच्चे हम कॉमन इसको एक्वस फॉर्म में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम इसको मोस्ट कॉमनली एक्वस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में यूज करते हैं। बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में इसके जो वेपर्स होते हैं वो क्लोजिव होते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो बच्चे यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट बनेगा, ये बच्चे हमारे पास सॉलिड फॉर्म में बन सकते हैं, और बच्चे हमारे पास एक्वस फॉर्म में बनता है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि वो एक्वस फॉर्म में बनेगा, लेकिन बुक में सॉल्ट मेंशन किया हुआ उसने। और जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो गैस की फॉर्म में है, तो यहाँ मैंने स्मॉल जी प्लेस कर दिया, जो मैंने आप लोग पॉइंट डिस्कस किया था कि आपने जो फिजिकल स्टेट्स है वो राइट साइड की उनकी सबस्क्रिप्ट में प्लेस करनी है। अब ये केमिकल इक्वेशन में जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अब इसमें रेशो क्या है, रेशो ये है कि मैं इसको अपनी वर्ड में लिखूं तो बोलूंगा, व्हेन 1 मोल ऑफ जिंक is reacted with 1 mole of sulfuric acid, it produces 1 mole of zinc sulfate and 1 mole of बच्चे मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब यहां पर बच्चे मैंने यहां डिस्कस भी किया था कि आपके पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो दोनों साइड्स पर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जिंक एटम कितने हैं, एक है, यहाँ भी एक है। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 एटम्स हैं, यहाँ भी एटम्स 2 हैं। सल्फर एक है, सल्फर एक है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है यहाँ पर। तो ये बच्चे मेरे पास केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। बाकी सारी बातें भी हम चेक कर सकते हैं, हम मैसेज चेक कर सकते हैं। अगर आपने मोल का टॉपिक डिस्कस किया है, लेक्चर नंबर 7 आपने डिटेल सुना है मोल के बारे में, तो वहां से आप इनके मैसेज भी निकाल सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक एग्जांपल और बुक में मेंशन है, ये बुक, ये एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं,
कहाँ हमने डिस्कस किया था हमने बच्चे, ये हमने एक्सरसाइज थी चैप्टर नंबर 3 की, और वहां पर हमने लास्ट क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, वहां डिस्कस किया था कि AgNO3 और NaCl का हम रिएक्शन होने क्या होगा। तो मैंने वहां पे भी आपको बताया था बच्चे कि इनका रिएक्शन होता है बच्चे हमारे पास कौन सा, इसे बच्चे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और होता क्या है, इन दोनों के सॉल्ट क्या, ये है बच्चे मेरे पास पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब होगा क्या, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से मिल जाएगा और बनेगा AgCl, और बच्चे इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से मिल जाएगा और क्या बनेगा, NaNO3 बनेगा बच्चे मेरे पास। ये बच्चे मेरे पास सब्सटेंसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, NaNO3, और बच्चे मेरे पास क्या बनेगा साथ में, AgCl। अब जो AgCl बनेगा वो बनेगा सॉलिड फॉर्म में। अब ये जो बनता है ये बनता है एक्वस फॉर्म में। और अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया कि जो एक्वस सॉल्यूशन में आयंस होते हैं दे आर जनरली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आयंस। तो उसने बुक में किया हुआ है, इनको इस फॉर्म में नहीं बल्कि उसने सोडियम आयन और नाइट्रेट आयन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि वो एक्वस फॉर्म में है तो ये अश्योरिटी सी बात है कि वो अपने आयंस की फॉर्म में वहां प्रेजेंट है। ये इस चीज से कंफ्यूज होने लिखा जरा। मुझे सेकंड कंडीशन बात जरा, सेकंड कंडीशन ने बोला कि एक किस्म के रिएक्शन होते हैं हमारे पास इरिवर्सिबल, दूसरे बच्चे में होते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, ऐसे रिएक्शंस जिनमें हमने रिएक्टेंट्स का आपस में रिएक्ट करवाया और बच्चे मेरे पास बन गया क्या, प्रोडक्ट बन गया, और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है ऑन द सेम कंडीशन। दैट काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। मतलब जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बने लेकिन प्रोडक्ट दोबारा से डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बन जाए। अब यहां पर दिमाग में एक सवाल आता है, सर ऐसा क्यों होता है, यहां पर नहीं होता यहां पर होता है। मुझे ये होता ये है, एक पॉइंट से डिस्कस करूंगा, बाकी बातें चैप्टर 6 में बात करूंगा क्योंकि वहां पर डिटेल चैप्टर हमारे इसके ऊपर। अगर आपके पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ वो स्टेबल कंपाउंड था तो रिवर्स नहीं आएगा, वो इरिवर्सिबल होगा। अगर बच्चे जो कंडीशंस आपने प्रोवाइड की उस कंडीशंस पर आपका जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल नहीं रहा, वो दोबारा से डिकम्पोज हो सकता है, तो वो रिएक्शन रिवर्स आ जाएगा। सपोज किया मैंने एग्जांपल कोट की कि नाइट्रोजन का मैंने हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाया, जब रिएक्शन करवाया तो मेरे पास बन गया 2 मोल्स ऑफ अमोनियम। कंडीशन क्या है, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 200 atm प्रेशर एंड आयरन एज ए कैटलिस्ट। अब ये कंडीशन प्रोवाइड की मैंने। अब ये कंडीशंस, इन कंडीशंस पर जो बच्चे मेरे पास ये अमोनिया है ये बच्चे हमारे पास स्टेबल नहीं होता, उस कंडीशन में स्टेबल नहीं है, तो ये दोबारा से क्या होगा, डिकम्पोज होकर रिएक्शन रिवर्स आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि रिएक्शन विल मूव इन बोथ डायरेक्शंस। ये जो रिएक्शन है बच्चे, ये बच्चे हमारे पास क्या होते हैं, दीज रिएक्शंस मूव इन बोथ डायरेक्शंस। इसलिए बच्चे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं डबल एरो के साथ। डबल एरो कैसे, एक एरो अपने हाफ ना देना और दूसरा एरो भी अपने साथ हाफ ना देना, रिवर्स करके। दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। हम बातें मैक्सिमम वाइंड अप कर चुके हैं, टॉपिक हमने वाइंड अप कर लिया। एक सवाल, एक बैलेंसिंग सिखाता हूं आपको मैं, एक टिपिकल बैलेंसिंग। यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, मैं यहाँ पे आता हूँ कि मैंने अगर एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ तो बच्चे मेरे पास बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इससे पहले कि मैं यहाँ पर प्लेस करूं, मैंने कहा था कि मुझे सबसे पहले श्योर करना है कि जो केमिकल फॉर्मूला है वो बिल्कुल ठीक है। तो हम ये बात पहले कर चुके हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर लिखूं मैं, फर्स्ट स्टेप में एल्यूमिनियम पहले आ गया, ऑक्सीजन बाद में आ गया। इसकी वैलेंस होती है 3 पॉजिटिव, इसकी होती है 2 नेगेटिव। ये हम बात पहले कर चुके हैं, आपको अगर नहीं समझ आई इस बात की तो आप वो लेक्चर रिवाइज कर सकते हैं। अब चूंकि वैलेंसीज डिफरेंट हैं तो ये यहां आ जाएगा और ये बच्चे मेरे पास आएगा यहां आएगा, और इससे बच्चे हम बोलते हैं क्रिस क्रॉस, और ये बनेगा Al2O3। मतलब ये केमिकल फॉर्मूला है, Al2O3 इज द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला। अब मैंने करनी है इसकी बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग कैसे करूंगा, अब मेरी बात को तो ध्यान सुनिएगा। एल्यूमिनियम यहाँ कितने, 1, यहाँ 2 है, तो मुझे यहाँ पर 2 करने पड़ेंगे, मान लिया। अब ऑक्सीजन बच्चे मेरे पास कितने, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 कर यहाँ पर 3 करने के लिए मुझे यहाँ पर 1.5 मॉलिक्यूल चाहिए। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होंगे और आधे मॉलिक्यूल में 1 एटम होगा, 3 एटम हो गए। लेकिन ये बात ना अकल में नहीं आती। हाइपोथेटिकल कहने के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात अकल में नहीं आती कि सर ये क्या बात हुई है, 1.5 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल समझ में आते हैं, 1.5 मॉलिक्यूल समझ में आता। जब भी आप बैलेंसिंग कर रहे हो और आप किसी भी इक्वेशन में इस जगह पर जाकर फंस जाए कि आपके पास कोई एक चीज बैलेंसिंग पॉइंट्स में आ रही, तो आपने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। आपने इस केमिकल इक्वेशन में हर चीज को डबल कर देना। जो 2 है उसको 4 कर दें, जो 4 है उसको 8 कर दें, हर चीज को डबल कर दें, आपकी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। कैसे,
बच्चे यहाँ मैंने बोला कि मेरे पास 2 थे, तो बोलूंगा क्या बच्चे बोलूंगा मैं, अब बच्चे मेरे पास डबल करूंगा क्या होंगे, 4 हो जाएंगे। अब ये 1.5 से कितने हो गए मेरे पास, 3 मोल्स हो गए। अब ये 1 से कितने हो गए, 2 हो गए। अब मेरे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम बैलेंस हो गया, कैसे, 4 एटम एल्यूमिनियम के, 2 2s are 4 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन के कितने एटम है बस, 3 2s are 6, यहाँ पे कितने, 2 3s are 6, इक्विलिब्रियम बैलेंस हो गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाया, ये अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या करें, फंस जाते हैं आगे। तो जहां पर बैलेंसिंग के दौरान आपकी कोई एक पॉइंट रह जाए, कोई एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रह जाए जो पॉइंट्स में आ रहा हो, तो आपने हर चीज को डबल कर देना है, आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। और ये बड़ी मजे की ट्रिक है, बाकी के साथ भी शेयर करेगा। ये था बच्चे आज का हमारे ट्रेड का टॉपिक। और अगर आपको बात समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप इन पॉइंट्स को जो हमने डिस्कस किए, जो बेसिक कंडीशंस या पॉइंट्स कह लें इनको, ये जो बेसिक पॉइंट्स है इनको रिवाइज करके आप अपनी चीजों को वाइंड अप कर सकते हैं। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Thanks for watching. Subscribe to our channel. And don't forget to like and share.